के जो अपने आप को नंबरदार कहते थे वो क्रांतिकारी नेता अचानक कहाँ गायब हो गए? मोदी और उनकी टीम तो काम पर और अरविंद केजरीवाल सिसोदिया आराम पर। औरंगजेब मरा तो बहुत पहले, बार बार भारत में पैदा क्यों हो जा रहा है? इनकी राजनीति का इंतकाल हो चुका है, बस दफन करना बाकी है। ये 2500 खाते में जाएगा, सिलेंडर मिलेगा, तो भैया दूसरे राज्यों के लोगों ने क्या अपराध किया था मोदी जी? बच्चा पैदा नहीं हुआ और आपने ये अपेक्षा करनी शुरू कर दी कि मैराथन जीत के गोल्ड मेडल ले आए। नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि तुम्हारे बाप को हमने बनाया था मुख्यमंत्री। कि प्रशांत किशोर मुद्दे और माहौल बड़ा अच्छा बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ राज किशोर। राज की बात हर्ष के साथ के इस अंक में हम महिला दिवस जो अभी अभी बीता है उसकी बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है, वो अपने वादों पर कितना खरा उतर रही है। ये भी बात करेंगे कि दिल्ली के जो अपने आप को नंबरदार कहते थे वो क्रांतिकारी नेता अचानक कहाँ गायब हो गए, कुछ ज्यादा आराम की मुद्रा में आ गए। बात इसकी भी करेंगे, ये औरंगजेब मरा तो बहुत पहले, बार बार भारत में पैदा क्यों हो जा रहा है? कब्र खोद कर निकलता है या फिर कब्र खोदी जा रही है? बात इसकी भी करेंगे, बिहार का चुनाव आया तो अचानक बागेश्वर धाम के सुर क्यों इतने तीखे हो गए? बात ये भी करेंगे, क्या महाराष्ट्र में देवा भाऊ का जादू वो चल रहा है और देवा भाऊ ने कह दिया है कि अब जो कुछ भी होगा तय तो मुख्यमंत्री ही करेगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भी बात करेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत कुछ कहा है। शुरुआत महिला दिवस से ही करें, अभी अभी बीता है। लेडीज फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि वैसे लेडीज तो हम दोनों में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी महिला दिवस की अगर हम बात करें तो अच्छी बात हर्षवर्धन ये है कि मुझे जो लगा, दरअसल रेखा गुप्ता को लेकर जब चर्चा चल रही थी तो एक बात ये कही जा रही थी, रेखा गुप्ता के अनुभव और तमाम चीज़ों पे तमाम लोग सवाल उठा रहे थे। अच्छा, मेरा उनसे प्रतिप्रश्न ये था कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे शीला दीक्षित छोड़ते, उनका क्या था? और अभी जो नेता विपक्ष बनी है उनकी तुलना में तो रेखा गुप्ता का अनुभव बहुत ज्यादा है। जमीनी राजनीति से संघर्ष करके वहां तक पहुंची है। देखिए, रेखा गुप्ता को परफॉर्म करना पड़ेगा। रिफॉर्म तो खैर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि उसमें वो कोई कोताही बरत पाएंगी। कारण ये है क्योंकि जिस तरीके से सरकार बदलने के साथ दिल्ली में पूरी शासन व्यवस्था का, मैं अगर गतिविधि की बात करूं, मैं जिस तरीके से वो लोग बहुत सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। पर बात महिला दिवस की, तो महिला दिवस पर पहली कैबिनेट मीटिंग और उस कैबिनेट मीटिंग के बाद तुरंत जाकर नेहरू स्टेडियम में ऐलान। तो जो 2500 रुपये वाली बात थी, हालांकि ये फ्री बीज वाली जो संस्कृति है ना, हर्षवर्धन उसके समर्थक है ना हम समर्थक हैं, ये मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आप वादा करके आए थे तो आप आए हैं तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि जो मोदी ने कही है बातें, उसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है, वो दिखाई पड़ने लगा है। और तब भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कहने का मतलब अगर एक लाइन में कहूं तो मतलब मोदी और उनकी टीम तो काम पर और अरविंद केजरीवाल सिसोदिया आराम पर। लेकिन राजेश्वर, मुझे लगता है ये सवाल तो खड़ा होगा ना, 8 तारीख को खाते में तो पैसा नहीं जा पाया, खाते में तो जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है और अब जब कैबिनेट इसको प्रपोजल दे रहा है तो इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती, तो फिर सिलेंडर भी पहुंच जाएगा। नहीं, सिलेंडर की तो घोषणा करी थी, वो तो पहुंच ही रहा है। और रही बात सवाल कौन उठा रहे हैं हर्षवर्धन, बुद्ध हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। मतलब पंजाब में 2.5 साल होने वाले हैं, 1000 रुपये नहीं दे पाए, दिल्ली में आप नहीं दे पाए, और यहाँ पर सरकार बनने के साथ ही आपने जो है मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ और आपने ये अपेक्षा करनी शुरू कर दी कि मैराथन जीत के गोल्ड मेडल ले आए। लेकिन वो बच्चा पैदा कर होते ही कम से कम भैया भैया चलने लग गया, मैं अगर एक लाइन में कहूँ। और दिखाई पड़ रहा है कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं, कहावत हम लोग क्या शुरू से कही गई है, तो वो अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं हर्षवर्धन। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है, जो एक विजन दिल्ली को लेकर जो दिखाई पड़ना चाहिए, उस पर एक्टिविटी जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के, जैसे मुख्यमंत्री ने क्या किया, वो लगातार घर पे जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया, लोगों से मिल रही है, बात कर रही है, फीडबैक ले रही हैं। और इसके साथ साथ में जैसे वो महिला दिवस पे महिला पत्रकारों से भी मिल रही हैं। और एक बात जो बार बार लगातार उनके अनुभव को लेकर कही जा रही है, उस पर मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा। कह रहे हैं कि भाई प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं बनाया, इनको क्यों नहीं बनाया। मुझे लगता है कि इस बात को एक लाइन में आप समझ लीजिए। पहले सवाल ये जो लोग खड़ा कर रहे हैं वो ये बताएं कि आतिशी को क्यों बनाया, गोपाल राय को क्यों नहीं बनाया, दूसरे अन्य लोग क्यों नहीं बनाया जिनका राजनीति में उनसे ज़्यादा बड़ा योगदान था। रेखा गुप्ता और बाकी जो लोग हैं दिल्ली भाजपा में,
किसी की हैसियत में ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो प्रश्न ही बेकार है। रेखा गुप्ता छात्र राजनीति से आई हैं, डूसू के सेक्रेटरी अध्यक्ष रही हैं, फिर पार्षद रही हैं, फिर यहाँ तक पहुंची हैं, मेयर का चुनाव लड़ी, हार गई थी। तो राजनीतिक तौर पर जितने तरह के प्रशासनिक अनुभव होने चाहिए, जितने तरह का सामाजिक अनुभव होना चाहिए, वो सब उनके पास है, वो कोई सवाल नहीं। बस यही एक सवाल है कि ये 2500 खाते में जाएगा, सिलेंडर मिलेगा, तो भैया दूसरे राज्यों के लोगों ने क्या अपराध किया था मोदी जी? या तो सबको दीजिए या किसी को न दीजिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्रीबीज पॉलिटिक्स का विरोध तो मैं निरंतर करता रहूंगा और ठीक से करता रहूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी ने और रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को राजनीति का अवसर नहीं दिया। और देखिए, नरेंद्र मोदी तो अलग ही तरह की राजनीति करते हैं। एक तो देखिए, वो 2500 खाते में सिलेंडर, इस लेवल पे जाके लड़ना। महिला दिवस पे अभी जो बीता, यस, उसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया खाते का संचालन करने के लिए कुछ महिलाओं को चुना और वो कमाल की महिलाएं हैं, अपने अपने क्षेत्र में कमाल का काम कर रही हैं। अब उन्होंने पूरे दिन तक वो नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया चलाया। हाँ, और मैं देख रहा था जिस तरीके की वो महिलाएं हैं, सब इंस्पायरिंग हैं, बिल्कुल प्रेरणादायक हैं। मतलब वो लड़कियां जो निकली हैं, जो महिलाएं निकली, एक मैं काट के, महिलाएं प्रेरणादायक होती हैं सर, ये मान लीजिए। नहीं, निश्चित तौर पे बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसको मान लीजिए। नहीं, मानना पड़ेगा, मानना तब पड़ेगा। नहीं, इसलिए पड़ेगा क्योंकि सभी महिलाओं को प्रणाम करते हैं। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर इसलिए भी मानना पड़ेगा क्योंकि भाई सबसे पहले जो चेहरा, जो चीजें देखते हैं वो अपनी माँ का ही देखा, तो महिला ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो वो लड़कियां, महिलाएं जिनकी मैं चर्चा, जो हर्षवर्धन ने जो छेड़ी है, आप देखिए उन्होंने अपने क्षेत्र में कैसे प्रतिमान स्थापित किए हैं। और ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, जो बढ़ते चढ़ते भारत की जो बात है, वो इन महिलाओं के बगैर संभव नहीं हो सकती है। तो इस बार एक बार कोट कोट प्रणाम। और महिला दिवस के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का एक अच्छा जेस्चर है और इससे प्रेरणा मिलती लोगों को। जेस्चर है। और देखिए कैसे बदलते वक्त के साथ नरेंद्र मोदी को पता है, पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने लगातार किया है, विमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं। वो कहते हैं अपनी माँ को उन्होंने देखा है। अभी वो तस्वीर हम लोगों ने देखी थी जब उनकी और उनकी माँ की तस्वीर सूरत में कोई एक व्यक्ति लेकर खड़ा हो गया था, बड़ा भावुक वो दृश्य था, लेकिन उनके हर काम में वो झलक नजर आती। अब जब वो महिला दिवस पर इस तरह से अपने खाते का संचालन अपने अपने क्षेत्र की अग्रणी नेतृत्वकर्ता महिलाओं को देते हैं, तो वो भी असर बहुत साफ साफ दिखता है। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने तरह की राजनीति करते हैं, उसको भी समझना पाना मुश्किल है। लेकिन एक और नेता है जिनकी राजनीति मैं कहता हूं कि वो चलता फिरता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो वो पंजाब चले गए जहां 2500 अभी तक नहीं मिला है, वहां वो विपश्यना कर रहे हैं। राजस्थान में मनीष विपश्यना कर रहे हैं। और विपश्यना के बाद मनीष ने बड़ी लंबी चौड़ी एक फिर चिट्ठी लिख दी है, जैसे वो मनीष अंकल वाली चिट्ठी आई थी ना, वो कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। तो वो फिर आके कह रहे हैं कि विपश्यना जो है, हमें गर्व है कि हमने जो है हैप्पीनेस कोर्स शुरू कर दिया था। तो वो चिट्ठी, अब उसका क्या मतलब हुआ? दरअसल हुआ क्या कि उन्होंने हैप्पीनेस कोर्स स्कूल में कितना शुरू किया, वो तो अभी धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो गई हैं हर्षवर्धन। लेकिन हाँ, उन्होंने जो थोड़ी देर जो क्षणिक हैप्पीनेस होती है ना, जो जीवन भर के लिए गम बनती है, उसके लिए आबकारी मंत्री के तौर पे बड़ा काम किया था उन्होंने। और मुझे लगता है कि उसी क्षणिक खुशी के साथ वो बात करेंगे। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि भैया यहाँ तो काम शुरू हो गया, आप आराम पे चले गए। विपक्ष में जाने के बाद आपको जो है तुरंत ये समझ में आ रहा है कि विपश्यना, चुनाव हारने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि सांसों पर नियंत्रण, चुनाव हारने के बाद और सत्ता से बेदखल होने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि आदमी के अंदर एक आदमी रहता है, उसको तलाशा जाए। तो भैया ये जो पूरा आत्मज्ञान है वो जनता नहीं दिया ना। तो इससे एक चीज साफ आती है कि जो जनता जनार्दन कही जाती है उसने बता दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जरा राजनीति को थोड़ा सा एक बार फिर से बात करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर जो दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली वालों को मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में वो अंतर बहुत तेजी से महसूस होने लगा। दिखाई तो अभी पड़ने लग गया हर्षवर्धन, दिखाई इस लिहाज से पड़ने लगा कि आप सड़कों पे देखिए काम शुरू हो चुका है। यमुना में जाकर, यमुना 1-2 दिन में साफ होने वाली चीज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कम से कम एक सक्रियता दिखाई पड़ रही है। आशीष सूद को हम देख रहे हैं कि वो गाजीपुर चले गए, कचरे के ढेर पे चले गए। तो ये सब चीजें देखिए प्रतीकात्मक रहेंगी, तो अभी इनकी भी खिंचाई की जाएगी और हम राज किशोर भी करेंगे और हर्षवर्धन भी करेंगे, और सबको करना चाहिए। लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि ये अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर यहां पर आई थी, और यही मैं कह रहा हूं कि महिला दिवस के दिन जिस तरीके से डिलीवरी की शुरुआत उन्होंने की है, उससे ये संदेश प्रगाढ़ होता है कि होगा। पर अरविंद केजरीवाल लाओ लश्कर के साथ जाते हैं और वहां पर विपश्यना करने का जो मतलब पता नहीं, दोनों लोग साथ नहीं रह सकते हैं। आप देखिए, मैं एक होशियारपुर में है, एक राजस्थान में, हर्षवर्धन नहीं, वो तो मान लीजिए थोड़ा
मतलब ऐसे मित्र हैं, गम गलत करने का वक्त है, इतने दुखी हैं तो हो साथ सकता होना है चाहिए था ना। उन्होंने सोचा होगा न नियंत्रण रहे साथ नहीं, रहने आप पर खुशी मेरे साथ बांटेंगे, दुख भी मेरे साथ बांटेंगे। नहीं, लेकिन तो विपश्यना में कैसे साथ साथ रहते हो? तो मना है ना, बता रहे हैं कि फोन भी नहीं और आंख से आंख भी नहीं मिलाना है, मनीष ने लिखा है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, विपश्यना में होता ही है ये। तो इसीलिए वो किया होगा। नहीं तो लेकिन मतलब मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, अब जब इतना कुछ हो गया है तो वो आदमी विपश्यना करने जाए तो 20-21 गाड़ी लेके भी ना जाए। नहीं, अब भाई ये तो प्रोटोकॉल है ना। नहीं, 20-21 नहीं थे, टोटल 45 से 48 गाड़ियों का काफिला था भाई साहब। अच्छा, वो अलग अलग, खैर नंबर जो भी हो, लेकिन लाव लश्कर तो है। और सवाल लोग ये कह रहे हैं कि अगर अंदर झांकने की बात थी तो आप तो गायब थे, तो चुपचाप जाते विपश्यना केंद्र में, जाते चुपचाप वापस आ जाते, किसी को पता ना चलता। इसको भी बताने की क्या आवश्यकता थी? हाँ मतलब देखिए, कुल मिला के मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि मतलब ये विपश्यना हम करने जा रहे हैं। एक बात और है, इतना खलिहर मुख्यमंत्री भी मैंने किसी को नहीं देखा था। ये आदमी अक्सर चला जाता था विपश्यना करने। वो तो जब विभाग ही नहीं था, उनके पास सिर्फ एक विभाग था कि सब विभागों को देखना, तो इसलिए वो उनके तो पास मतलब मनीष सिसोदिया का तो वैलिड पॉइंट है, उनको विपश्यना करना चाहिए। मनीष सिसोदिया का तो तनाव ज्यादा है भाई, सीधे उन्होंने सब दस्तखत किए होंगे, आबकारी शिक्षा, मंत्री हैं, शराब, तो वो सारी चीजें। लेकिन अब PWD, सवाल यही उठता है, क्या अरविंद की राजनीति, मनीष की राजनीति इस विपश्यना के बाद वापस आने वाली है क्या? आप जवाब दीजिए तो फिर अगली खबर पर। नहीं देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कह रहा हूं कि इनकी राजनीति का इंतकाल हो चुका है, बस दफन करना बाकी है। और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बात इसलिए कह रहा हूं, आतिशी अपने आप को वहां पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने उनकी चाबी भर दी और कहा है कि बस शोर बचाना शुरू कर दो। जो लोग 2.5 साल में पंजाब में और 1 साल में यहाँ पर पैसा नहीं दे पाए, ऐलान के बाद की बात कर रहा हूँ, वो लोग पहले दिन से उन्होंने शोर उठाना शुरू कर दिया और उस पर बात करना शुरू कर दिया। कभी बाबा साहब अम्बेडकर, कभी कुछ। लेकिन आप बताइए ना, इस पर कोई पॉलिटिकल बज पैदा हो रही है? किसी को कुछ समझ में आ रहा? दिल्ली के लोगों से जो बात हुई है, मैं बताऊँ, नहीं करेगा। नहीं, ऑटो वाला था एक मेंबर, उस दिन ऑटो में बैठा क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो कैब मिल नहीं पा रही थी। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि केजरीवाल चला गया, दुखी तो बहुत होंगे। मतलब वो जो शब्दों का उसने प्रयोग किया वो तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उसने कहा कि भाई, हमने कहा पैसा वैसा तो नहीं मिल रहा ना। तो ये जो मैंने शुरुआत में कहा ना, बोले बच्चा पैदा नहीं हुआ का वो दौड़े लागे, ठीक बात, उसने ऐसे ही कहा। ऐसे तो ये आम आदमी इस तरीके से सोच रहा है। आम आदमी पार्टी को ये बात समझ में नहीं आ रही हर्षवर्धन, और मुझे लगता है कि इनकी राजनीति को खत्म करना जो है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि इनको दूर किया जाए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके के रोग लगाए, और मुझे लगता है कि इनका खत्म होना ही जरूरी है। चलिए, लेकिन राजनीति में तो कोई कभी एकदम से मरता नहीं, कभी कोई फिर जिंदा हो जाता है, तो थोड़ा वक्त। हाँ नहीं, किसी का फातिया नहीं पड़ सकते, सच है, सच है। देखते हैं। लेकिन ये तो राजनीति जिंदा होने और उसकी बात है, लेकिन औरंगजेब तो बार बार जिंदा हो जाता है। बहुत पहले वो दफन हो गया, कब्र में चला गया। इस देश में उसकी पहचान हिंदू द्रोही, हिंदू मतलब एक तरह से कहें कि नरसंहार करने वाला, हिंदुओं की आस्था को मस्जिद की सीढ़ियों पर मूर्तियों के तौर पर लगाने वाला, कहीं हिंदू धर्म ध्वजा भगवा ध्वज फहराता दिखे वहां तलवार लेकर चढ़ जाने वाला, उस औरंगजेब के पक्ष में भी लोग खड़े हो गए। और अबू आजमी का तो समझ में आता है, वो तो वही करते हैं, विधायक हो जाते हैं। अखिलेश यादव साथ खड़े हो गए, कई और कांग्रेस के नेता खड़े हो गए, बिहार में जनता दल यूनाइटेड का नेता खड़ा हो गया। ये वाली राजनीति तो दरअसल जानते हैं हर्षवर्धन, मुझे कई बार मतलब वाकई ये मनोविज्ञान नहीं समझ में आता, मेरी समझ से परे है। कैसे ये सत्य नहीं दिखाई पड़ता है कि औरंगजेब को जो लोग अखंड भारत का प्रणेता और बहुत बड़ा मतलब सहिष्णु, कुछ हबीब जैसे लोग उसको सहिष्णु बता रहे हैं, फ्रॉड सेकुलर, फ्रॉड सेकुलर झूठे इतिहासकार हैं और निर्लज्ज इतिहासकार हैं। मतलब इन पे मतलब लानत करनी चाहिए, शर्म आती है इन लोगों पर इतिहासकार कहने में। उस शख्स ने 6 साल और 8 साल के बच्चों को, साहेबजादों को धर्म परिवर्तन न करने, 6 साल और 8 साल के बच्चों को जिंदा चिनवा दिया। दीवारें चीख चीख कर बया करती हैं, दिल्ली में आ जाइए, शीशगंज गुरुद्वारे चले जाइए, गुरु तेग बहादुर साहब का सिर वहां पर रखा था, उनका जो है धड़ जो है बंगला साहिब में रखा गया था। ये दीवारें चीख चीख के उसकी क्रूरता को बयान करती हैं। और जो संभाजी के साथ उसने किया था, मतलब आप कल्पना करिए कोई कितना क्रूर, कितना दुर्दांत, कितना मदांत हो सकता है। लोग बताते हैं कि वो अपनी टोपी सिलकर जो है उससे जो 5 रुपए कमाए थे उसके बाद चला गया था, लेकिन आखिर में उसने लिखा क्या था?
उसको एहसास हो गया था कि उसने जो किया, उसने धतकर्म किया, उसने गुनाह अजीम किया। लेकिन उस औरंगजेब की एक कौन सी जो है मानसिक संतानें हैं, ये कौन से मानस पुत्र हैं जो उस औरंगजेब के लिए जो है शिवाजी, संभाजी, गुरु तेग बहादुर, साहेब जादू सबका अपमान करने के लिए जो है प्रेरित हो जाते हैं और तत्पर हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इस राजनीति। और मुझे लगता है कि इसका प्रतिकार बहुत तीखे तरीके से होना चाहिए और योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया। प्रतिकार होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ठीक है, सदन से वो बजट सत्र के निलंबित किए गए, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं FIR कराएंगे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी आ जाएं, इलाज कर देंगे, वो सब एकदम दुरुस्त बात है। लेकिन असली बात तो ये है कि औरंगजेब की निशानियां अब होनी क्यों चाहिए। औरंगजेब, बाबर या ऐसा कोई भी आक्रांता जिसने भारत के हृदय पर चाकू मारा, जिसने हिंदू पहचान पर तलवार मारी, जिसने भारतीय संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, उसको भला क्यों निशानी के तौर पर याद किया जाना चाहिए। ये सरकार से भी आग्रह है कि इन औरंगजेबों और बाबरों की जितनी निशानियां हैं वो खत्म की जानी चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सा अतिरेक उत्तर प्रदेश में होता दिखा। होली आ रही है और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कहीं अगर कोई गलत है तो उस हिसाब से कानून व्यवस्था हो। लेकिन एक CO का बयान बड़ा आपत्तिजनक आया और वो कुछ इस तरह से आया कि क्या है कि वो रंग लग जाता है इसलिए वो बाहर ना निकले, कुछ इस तरह का किया है। अब मेरा ये मानना है कि किसी पुलिस के अधिकारी को, और अनुज चौधरी पहले भी इस मामले में बहुत अतिरेकी होते रहे, तो क्या कुछ राजनीतिक वाला मसला है या क्या आपको लगता है? देखिए हर्षवर्धन, होली को लेकर जिस तरीके की कट्टरता कई बार जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ से दिखाई पड़ती है, उसको मैं जायज़ नहीं ठहरा सकता हूँ। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन वर्दी पहनकर वो सिंघम बनने की जो तमाम पुलिस वालों में आज होती है ना, वो ऐसे अपने बाइसेप्स दिखा के, एक तो ये बाइसेप्स दिखाने का बड़ा वो हो गया है वर्दियों में, मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है सब अजय देवगन ही बनने लग गए, सब सिंघम ही बनने लग गए। अब वो वहां पर ये बात कैसे कोई कह सकता है कि अगर आपको रंग लगने का डर है तो घर से बाहर मत निकलो। अरे पुलिस वाले के तौर पर, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के तौर पर आपको हिंदुओं को समझाना था कि भाई अच्छा, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर रंग जो है वहां पर आप ये कहेंगे ना कि किसी का मन नहीं तो जबरदस्ती मत करिए, आप समझा दीजिए। लेकिन ये फागुन उल्लास का त्योहार है, उसके पहले ये कहना कि नहीं आप घरों से मत निकलें, और 52, और उसके साथ बयान देखें कि साल में 52 बार जुमे की नमाज आती है लेकिन ये एक बार त्योहार आता है। इस तरीके का जो कंट्रास्ट एक अधिकारी पैदा करा, किसी राजनेता ने कहा होता तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं थी। राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं जब कोई वर्दी पहनकर इस तरह की बात करता है तो उसको बिल्कुल खारिज किया जाना चाहिए, और वो व्यक्ति संविधान कानून से दायरे से बंधा हुआ है, उसकी सेवा शर्तें बहुत कड़ी होती हैं। इस तरह से कोई अधिकारी करने लगे तो ये ठीक नहीं है। ये सरकार का मूड देखकर, सरकार के खिलाफ, सरकार के लिहाज से वातावरण देखकर कोई पुलिस अधिकारी इस तरह की बात करे, वो बिल्कुल ठीक नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, होली के नाम पर बहुत हुड़दंग होता है, भारतीय त्योहारों को बहुत गलत तरीके से दिखाने की कोशिश होती है। बहुत से ऐसे भी मुसलमान होंगे जो कहते हैं कि रंग लग गया तो उनके लिए बड़ा गड़बड़ हो गया, उनके ईमान में खलल पड़ गया। लेकिन बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो बाकायदा होली खेलते भी हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ खेलते हैं और सारी मर्यादाओं के साथ खेलते हैं। तो मुझे लगता है इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। भारत ऐसा देश नहीं है जहां इस तरह के अतिरेक और इस तरह की, एक जिसको कहते हैं कि एक अनायास की आक्रामकता, और वो भी ऐसे व्यक्ति की जिसको कानून व्यवस्था ठीक रखना है, समाज में विद्वेष कम करना है, उसके जरिए है। नहीं बिल्कुल। और देखिए कुल मिला के एक बात तो समझे ना, अमीर खुसरो ने जो होली पर लिखा है, रसखान जो लिख कर गए हैं, तो ये और कोई बाहरी लोग नहीं थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जो लिख कर गए, तो ये सारे मुस्लिम ही थे, और इन लोगों ने भारतीय जो पर्व है उनके साथ मनाया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इसको लेकर किसी भी तरीके की कट्टरता और जिद उचित नहीं है। और जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मुझे अनुज चौधरी के साफ साफ दिखाई पड़ रही। उनको लगता है कि बाबा योगी आदित्यनाथ की नज़र में नंबर बढ़ाने का शायद यही एक तरीका है, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में नंबर बढ़ाने का यही तरीका है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा नेतृत्व को इस तरीके की मानसिकता को तुरंत सही जवाब देना चाहिए, उसको उचित स्थान दिखाना चाहिए हर्षवर्धन। बाकी एक अधिकारी के तौर पर मुझे ये पता चला कि अनुज चौधरी काफ़ी कर्मठ है, काफ़ी अच्छा काम किया संभल में जब चीज़ें की। हालांकि रामगोपाल यादव का जो बयान है वो भी राजनीति से प्रेरित है कि भाई इनकी वजह से दंगे हो गए, दंगे किन की वजह से हुए वो पता है, वो सही नहीं है। जब विपक्षी पार्टी के नेता कहते हैं कि हम अधिकारियों के नाम गिनवाएं तो हमको अब्बास अंसारी याद आ जाता है, मुख्तार का बेटा, जिसने कहा था हमने भैया से, अखिलेश भैया से बात कर ली है, 6 महीना कोई अधिकारी जाएगा नहीं, पहले हिसाब किताब
खराब करेंगे। तब लगता है कि अधिकारी कितने दबाव में थे। अधिकारियों को बिल्कुल अपना काम करना चाहिए बिना किसी डर दबाव के, लेकिन अतिरेक से बचना चाहिए। वर्दी में हैं आप जिम्मेदार पद पर हैं, उससे बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये अतिरेक नेताओं को भी बचना चाहिए। बिल्कुल। बिहार में जिस तरह से बागेश्वर जो सरकार हैं, उनकी जो कथा बागेश्वर धाम, जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी कथा होनी थी, जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह से उनको कहा गया कि यहाँ नहीं आना है, और उसके बाद और तीखे स्वर में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर हमको रोकोगे तो हम और आएंगे, ज्यादा रोकोगे तो यहीं घर बनाएंगे, यहीं बस जाएंगे। तो आज जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खड़े हैं, जो अपील है, और बिहार का नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव है, ये दोनों को जुड़ता हुआ भी दिखता है क्या आपको? अभी प्रधानमंत्री उनके यहाँ गए थे कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस समय एक ऐसी क्या कहें, उमड़ती घुमड़ती नदी है, ऐसा प्रवाह है, आवेग है कि अगर आपने बहुत ऊंचाई तक जो है बांध बनाने की कोशिश की तो फिर पूरा डैम ही टूटेगा। इसलिए खुल के निकल जाने दीजिए आवेग। पहली बात यह है कि जिस तरीके का उनके साथ में इस समय चीज़ें चल रही है, कुछ लोग उनके आलोचक भी हैं, कुछ लोग उनकी भाषा शैली और उनके जो खासतौर से विद्रोही बागी जो उनके आक्रामक तेवर उनको पसंद नहीं करते, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप एक कथावाचक को, एक पुजारी को या देश के एक नागरिक को कहीं जाने से क्यों रोक सकते हैं? मतलब फिर मैं वही बात जोड़ता हूँ, औरंगजेब फिर यहाँ पर आ जाता है, चूंकि उनके एक्स जो पोस्ट जो थी उसमें औरंगजेब को जूते मारते हुए उनका पोस्टर था। तो भाई औरंगजेब अगर किसी का मतलब मसीहा है, औरंगजेब किसी का आदर्श है, तो भाई मैं तो जूते जो उसको मारे जाने उसको जूते ही मारे जाने चाहिए, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं। जिसने हिंदू देवी देवताओं को जो है सीढ़ियों पर लगाकर उनको अपमानित करने की कोशिश की हो, तो ऐसे शख्स के साथ में किसी तरीके का कोई वो नहीं हो सकता। और हमारे आदर्श राम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो अपने पिता के कहने पर जो है वनवास चले जाते हैं, भरत इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो उनके पीछे से उनका राज संभालते हैं, लक्ष्मण उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन औरंगजेब नहीं हो सकता जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया हो और अपने उसके बड़े बेटे की, अपने बड़े भाई की गर्दन तस्तरी पर रख के उसके सामने पेश कर दी हो। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर उस पर अगर इस तरीके की चीजें की, तो बिन लादेन और ऐसे जो लोग हैं ISIS टाइप की जो मानसिकता के लोग हैं, उनके साथ तो यही करना चाहिए। इनको तो पूरी तरीके से आइसोलेट करना चाहिए, इन पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री पर इस वजह से लोग नाराज थे। पर एक बात मैं हर्षवर्धन आपसे समझना चाहता हूँ, इतना लंबा अनुभव आपका भी हो गया है, ये औरंगजेब क्या मुसलमानों का आदर्श हो सकता है? एक बार अकबर होता तो मुझे समझ में आता है। नहीं, देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ना आदर्श हो सकता है, ना आदर्श बनाने की कोशिश होनी चाहिए। इस तरह की कोशिशें होती हैं तो वो मुसलमान जो ऐसा नहीं सोचता वो बैड लाइट में जाता है। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर उसका मकबरा रहेगा, वहां 4 लोग जाएंगे तो कई बार सिंपथी आने लगती है। और ये जो फ्रॉड सेकुलर इतिहासकार हैं, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने तो सबसे ज्यादा वितंडावाद किया है ना, इन्होंने तो विद्वेष फैलाया, इन्होंने जहर फैलाया है हिंदू मुस्लिम के मन में। और मैं फिर कह रहा हूं उससे तो बाहर आना पड़ेगा। लेकिन मुसलमान वोट बैंक है, सबसे ज्यादा लोग हैं। अब बिहार में भी वो स्थिति है, आपने विधानसभा में देखा होगा कैसे तेजस्वी ने कुछ कहा तो अंत में नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि तुम्हारे बाप को हमने बनाया था मुख्यमंत्री, और हम जो है तुम अभी जानते क्या हो, तुम बच्चे हो। तो उसके बाद बहुत सी बातें आने लगी, वो आने लगी कि नहीं उनको तो शरद यादव ने बनाया था, कोई कुछ और कह रहा था। लेकिन ये हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार एक समय में लालू प्रसाद यादव के बहुत विश्वस्त थे, बहुत नजदीक थे। लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की गलत नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब सवाल ये है कि ये जो विधानसभा चुनाव इस बार होने वाला है, ये विधानसभा चुनाव किस दिशा में जाने वाला है? क्योंकि तेजस्वी तो एक खांचे में तय है, इधर खांचा बदलेगा। नीतीश के बेटे निशांत अगर वो राजनीति में आ जाते हैं, चुनाव लड़ने लगते हैं, तो कहां जाएंगे? प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो एक कितना समझदारी भरा फैसला है, क्योंकि वो तो राबड़ी देवी की, लालू यादव के परिवार की वो अपनी परंपरागत सीट है। तो बिहार में बहुत जबरदस्त बवाल चल रहा है एकदम, मतलब राजनीतिक तौर पर वो एकदम पारा हाई है वहां का। नहीं, देखिए, लड़ाई तो होनी है तेजस्वी और मतलब बीजेपी के बीच में, आरजेडी और बीजेपी के बीच में। लेकिन प्रशांत किशोर खुद भले कुछ ना कर पाए, लेकिन पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की तो मैंने आपसे कहा था कि प्रशांत किशोर मुद्दे और माहौल बड़ा अच्छा बना रहे हैं। अब वो किसकी तरफ कौन कैपिटलाइज उसको करा लिया जाता है, ये एक अलग विषय है। पर हाँ, नीतीश कुमार, जो लोग मुझे लगता है कि सोच रहे थे कि फिर से पलटी मारेंगे, तो उनकी तो उम्मीदें मेरे ख्याल से अब खत्म हो चुकी होंगी। और अब ये विश्लेषक भी कोई नहीं कह रहे। पर चुनाव जिस तरफ जा रहा है, एक बात समझ में आ रही है कि कंफ्यूजन मुझे दिखाई पड़ रहा है, बार बार कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है, वो विपक्ष में।
इधर कंफ्यूजन नहीं है। साथ के साथ अगर मंत्री बनाने थे तो बना दिए गए। पर नीतीश कुमार बड़ा दिलचस्प था, आमतौर पे वो भूलते दिखाई पड़ते हैं, कुछ बोलते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उस दिन जब भतीजे से जब उनका संवाद हो रहा था तो लक्ष्मण परशुराम संवाद टाइप का, मुझे कुछ उस तरीके का, जो नहीं देखते थे कि नाथ संबुदन भंजन हारा हुई हूँ दास तुम्हारा, उस तरीके का कुछ रहा, बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी। फिर सम्राट चौधरी के साथ में भी तेजस्वी का कुछ हुआ। लेकिन खैर एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि चुनाव जो बिहार में इसी बात पर अभी भी हो रहा है। आप सोचिए कि लालू प्रसाद यादव का वो कौन सा राज था कि जिस जंगल राज को लेकर अभी भी बिहार में मुद्दा बड़ा बन जाता है, और नीतीश कुमार के 5 साल तेजस्वी अपने पिता के राज की याद तक नहीं दिलाना चाहते हैं, गलती से भी याद ना आ जाए उसकी कोशिश करते रहते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। वो भी बस इसी 1.5 साल का जब वो नीतीश जी के साथ उप मुख्यमंत्री रहे उसी राज की बात करते हैं। लेकिन एक राज और खतरे में, अब बिहार का राज खतरे में होगा या नहीं ये तो इसी साल पता चल जाएगा, लेकिन एक राज और खतरे में दिख रहा है और वो है तमिलनाडु का द्रविडियन राज। जो राज भारत, भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति उस सब के विरोध में रहा, जो हिंदू और सनातन के विरोध में रहा, जिसने लगभग 6 दशक तक तमिलनाडु पर राज किया, लगता है उसकी चूलें हिल गई हैं। क्योंकि इस बार जो भाषा के मुद्दे पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक शानदार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अमित शाह ने भी बड़ा जबरदस्त कहा। उन्होंने कहा, स्टालिन ने, कि भाई केंद्रीय कार्यालयों से आप हटा दीजिए हिंदी। अमित शाह ने कहा हिंदी क्यों हटाएंगे, हिंदी तो रहेगी, लेकिन आप एक काम करिए ना, तमिल भाषा को बढ़ाने के लिए इंजीनियर और डॉक्टर वो तमिल में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो ये तो एकदम बढ़िया दांव है। नहीं, बढ़िया दांव भी, और देखिए कुल मिला के शिक्षा नीति में भी कहां पर था किसी चीज को थोपा जाए। ये एक चीज समझ में आ रही है, छटपटाहट जो हर्षवर्धन कह रहे हैं, इसको समझिए कि उनको लग रहा है कि शायद अब कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। क्योंकि जब बात गवर्नेंस, देखिए कोई माने ना माने, आज की तारीख में पूरे देश में भले ही औरंगजेब को खड़ा करो, भाषा को खड़ा करो, लेकिन गवर्नेंस एक बहुत बड़ा इशू है हर्षवर्धन। लोगों को ये समझ में आता है कि उनका जीवन कैसे अच्छा हो और उस दिशा में किस तरीके से बात आगे बढ़ रही है, वो लोग देखना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में उठाने की कोशिश की। अब जब तमिल में ही उन्होंने बात करने की कोशिश शुरू कर दी, और अगर इधर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत की तरफ जो बीजेपी या जो भी नॉर्थ इंडियन पार्टियां नहीं है, उनका बड़ा रुक रहा है। और तो और जाने दो, मतलब प्रशांत किशोर भी जा रहे हैं दक्षिण भारत। नहीं, वो तो खैर लड़ाने जा रहे हैं, वो तो खैर उनका तो आरएलडी पंजाब से लेकर और हर जगह लड़ाने चले जाते हैं। यूपी का दल आरएलडी, जयंत चौधरी, वो भी जो भाषा को लेकर कम से कम वहां पर बात तो कर रहे हैं ना, कम से कम। नहीं, और मुझे लगता है ये करना ही चाहिए। देखिए, तमिल को या किसी भी भाषा को अगर खाया है तो वो खाया है अंग्रेजी ने। आप अंग्रेजी को ऐसा मजबूत करते रहे कि 90% तमिल मीडियम वाले बच्चे अब वहां से 50% रह गए हैं, लगभग आधे गायब हो गए। जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर ये सवाल करते हैं तो आपके पास इसका जवाब नहीं है। और सच बात यह है कि स्टालिन परिवार को अब लग रहा है कि उनके परिवारवाद का, उनकी परिवारवादी राजनीति का अंत होने वाला है। और जिस ब्राह्मणवादी, जिस हिंदीवादी, जिस मतलब जिसकी बात वो करते हैं ना, वो अब कहीं विषय नहीं। जिस तरह से देश के एक हिस्से के लोग दूसरे हिस्से में जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तमिल भाषी वो हिंदी से या किसी और से किसी तरह की नफरत करता है या उसके विरोध में रहता है। चंद्रबाबू नायडू ने तो बहुत स्पष्ट कह दिया कि हम मल्टी लैंग्वेज प्रमोशन करें, बिल्कुल। 10 भाषाएं पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये जो अमित शाह ने कहा है, भाई मध्य प्रदेश ने शुरुआत कर दी, दूसरे राज्य शुरुआत कर रहे हैं, तो जब हिंदी में शुरुआत हो सकती तो आप भी कर दो ना। तमिल में इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाओ, उन बच्चों को एडवांटेज मिलेगा, वो बच्चे तैयार होकर निकलेंगे। ये तमिल भाषा के लिए ज्यादा बड़ी सेवा होगी। और मेरा मानना है सभी भारतीय भाषाओं को। और एक बात और मैं कर दूं, ये जो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं वो हिंदी भाषी बच्चे कितना तमिल सीख रहे हैं, तो सिर्फ तमिल क्यों, वो मराठी क्यों ना सीखें, वो कन्नड़ क्यों ना सीखें, वो मलयालम क्यों ना सीखें। आप एक नेता इस तरह के दबाव की राजनीति करेगा और आप हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि हर हिंदी भाषी बच्चे को बिल्कुल एक और भारतीय भाषा सीखनी चाहिए और त्रिभाषा फॉर्मूले में इसे कर ही देना चाहिए। इसमें कोई विकल्प नहीं। और अब तो हिंदी का कोई मैंडेटरी भी नहीं, आप कुछ दूसरी कोई भाषा सीख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ठीक है। नहीं, अच्छा एक बात और है ना कि तमिलनाडु या दूसरी जगहों पर हिंदी जो है क्या किसी मतलब जो है पाठ्यक्रम की वजह से पहुंची? नहीं, वो यहाँ की संस्कृत जुड़ती है। अच्छा एक बात बताइए सब लोग, सुब्रमण्यम भारती और कंब के बगैर भारतीय साहित्य क्या पूर्ण हो सकता है क्या? भारतीय साहित्य को, भारतीय भाषा को, भारतीय दर्शन को जिन लोगों ने बहुत ज्यादा रिच बनाया, अरे अगस्त्य ऋषि कहां पर थे? आदित्य स्तोत्र जो है वो कहां पर रचा गया? ये सब भी तो आप देखिए ना पूरी चीजें। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी स्थापना करने वाले आदि शंकर केरल से निकलकर देश के हर हिस्से में चले गए। हर कोई उनको मानता है, उनकी स्थापित पीठों को आज भी मानता है। लेकिन नेताओं को विवाद करना है,
नहीं, अब और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री देखिए ना, हाँ। कन्नड़ थी जयललिता, बिल्कुल। और ये भी तमिलनाडु के नहीं है जो करुणानिधि परिवार है, ये भी देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से एक समय आए हुए जी। हैं। इस तरीके से वो भी समावेशी है। इन लोगों ने जानबूझ के अपनी राजनीति में, क्षुद्र राजनीति में उसको बेकार करने की कोशिश की, और मुझे लगता है वो चीजें चूल्हे हिल रही, अच्छी बात है। देखिए, ये राजनीति तो ऐसी है ना कि सबको लगता है अब कर्नाटक में सिद्धारामैया की सरकार को कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने बजट में माइनॉरिटी के लिए बजट बढ़ा दिया है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में वो कह रहे हैं कि उसमें ठेके पट्टे में भी मुस्लिमों को वरीयता देंगे, वो रिजर्वेशन देने की बात है। ये तो बड़ा खतरनाक है। भाजपा इसको हलाल बजट कह रही है। पर मुझे लगता है कि ये सुपारी ले ली है क्या इन्होंने कांग्रेस की, क्योंकि अगर लिंगायत वो का लिंगा दोनों को अगर आप वहां पर नाराज कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। अगर धार्मिक आधार पर अगर आप आरक्षण दे रहे हैं, तो जिस संविधान की लाल किताब को लेकर खाली डायरी खैर निकली थी, वो राहुल गांधी के जो लोग लेकर घूम रहे थे, उस संविधान में तो इसको पूरी तरीके से खारिज किया गया है। तो आप कैसे उस चीज को कर सकते हैं? सवाल ये है। मतलब लोगों की हैंड होल्डिंग करने के बजाय, उनको आगे बढ़ाने के बजाय आप जानबूझ के कभी औरंगजेब लाएंगे, कभी 4% लेकर आएंगे, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। और सच्चर कमेटी जो आई थी रिपोर्ट, वो यूपीए के शासनकाल में आई थी, उससे उन्हीं का शासन ज्यादा रहा था। तो मुसलमानों की जो दुर्दशा है उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया नहीं, जाएगा? और ये बड़ी स्पष्टता से होना चाहिए किसी भी स्थिति में, जो संविधान ने कहा है धार्मिक आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन राजनीति है, राजनीति यूं ही चलती है। और एक महाराष्ट्र की भी राजनीति चल रही है जिसमें धनंजय मुंडे जैसे ताकतवर नेता को इस्तीफा देना पड़ा। लग रहा है कि देवा भाऊ का जोर है पूरा। वो कह रहे हैं कि नहीं, निर्णय तो हम ही लेंगे, पीएफ पीएस भी हमारे बिना नहीं जाएगा। तो अभी लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा नेता आ रहा है जो लंबे समय से कहा जाता था कि भाई भाजपा का तो कोई नेता इस तरह का मजबूत हो नहीं सकता, और अंत में शिंदे हो या अजित पवार, अंत में मान ही रहे हो सारी बात। नहीं, मानना इसलिए पड़ रहा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पहले जनता से मैंडेट लेकर आए हैं और लगातार उस व्यक्ति ने जैसे संघर्ष किया। अच्छा, वो किसी गलत किसी को अपीज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे ना अपने किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए कर रहे हैं। जहां पर वो भाई ग्राम प्रधान वाली जो तस्वीरें जो आई हैं वो अपने आप में बहुत विभत्स खतरनाक। तो धनंजय मुंडे अजीत पवार से बहुत अच्छी पटरी खाती फडणवीस की, लेकिन जब बात गवर्नेंस की आएगी, जब लॉ एंड ऑर्डर की आएगी और परसेप्शन की आएगी, तो उसमें एक नेता को वही करना चाहिए जो देवेंद्र फडणवीस ने किया। और ये बताया उन्होंने कि भाई कुल मिला के मैं मुख्यमंत्री हूं तो मैं ही फैसले लूंगा। और मुझे लगता है कि शिंदे, पवार और सबको ये समझ में आ चुका, और तो और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोगों को समझ में आ चुका। नहीं, और समझ में सबको आना चाहिए कि अगर राजनीति की सफाई चाहिए तो फिर ऐसे निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं। लेकिन एक और सफाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरी है। ये जो अलगाववादी, आतंकवादी, उग्रवादी भारत के खिलाफ अलग अलग देशों से जो एजेंडा चलाते हैं, अभी एक बहुत ही खतरनाक अनप्रेसिडेंटेड, हालांकि ब्रिटेन ने भी इसकी बड़ी निंदा की है, लेकिन सवाल ये कि वो झंडा लेके कैसे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की गाड़ी के सामने आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, जयशंकर जी ने महफिल लूट ली जब वो चैथम हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार मियां निसार ने, वो थैंक यू कहता हूँ मैं मियां निसार को, उन्होंने कहा कि कैसे आप कश्मीर में तो बड़ा जुल्म हो रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो जिस तरह से 4 पॉइंट्स में 40 सेकेंड्स में डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, वो कमाल की बात है। देखिए, कुल मिला के ये जो जानते हैं क्लैरिटी कब आती है, जब सरकार का मन बिल्कुल साफ हो, सरकार बिल्कुल अडिग हो। जब उन्होंने कहा कि भाई पहले हमने 370 हटाया, उसके बाद वहां पर जो है कैसे जो है छुआछूत हटाई, किसी तरीके से जो है पूरा, अब चौथा जो स्टेप जो वो लेकर आया, तो बोले उन्होंने कह दिया कि भाई जो पीओके है, जो आपने कब्जा कर रखा है, वो भी हो जाएगा। तो मियां साहब ने तो क्या बताया, जब पाकिस्तान को और बेइज्जती करा दी और भारत को पूरी तरीके से, अच्छा ये बार बार हो रहा है, इन सब मुद्दों पर पहले बोलने से बचा जाता था, लेकिन बात वही कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है। और जब आप जिसको कहते हैं ना क्लैरिटी, जो राजेश्वर कह रहे हैं, जब सरकार में क्लैरिटी हो तो सरकार का विदेश मंत्री इसी तरह से बात करता है। जब भारत डिसाइसिव मैंडेट देता है, वो भी तमिलनाडु के ही हैं। बिल्कुल, वो भी तमिलनाडु, ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टालिन साहब सुन रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के रह नहीं गई, अब जो कोशिश कर रहे हैं उसका उनको लाभ नहीं। और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल पीओके को तो भारत में आना ही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये जो इस्लामी मुल्क बना था पाकिस्तान, इसकी भी कोई बुनियाद पक्की वाली है नहीं, ये भी ध्वस्त होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन खालिस्तानियों को भी समझना चाहिए, जिन खालिस्तानियों ने गड़बड़ की उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा संभल कर रही है। हाँ, मतलब केजरीवाल चले गए विपश्यना करने, अब थोड़ा श्वासों पर नियंत्रण करिए, नियंत्रण करिए, श्वासों पर नियंत्रण करिए, अच्छा रहेगा।
ठीक है ना? इसी मेरे ख्याल से इसी विपक्ष के में साथ आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।